आप काफी चर्चा में हैं, तो पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं आपके ऊपर। रिसेंटली एक आरटीआई फाइल की गई है आपके एजुकेशन पता नहीं उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी अपनी डिग्री दिखा दे। हमने देखा कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, एनटीए में काफी रिवैम्प्स हुए, बिल पास हुए, जो पब्लिक एग्जाम्स अमेंडमेंट बिल्स थे वो दोनों हाउसेस में पास हो गए। आपके जो डिमांड्स थे और जो चीजें हो रही वो अलाइन है? अलाइंड है तो पूरी तरह मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो हम इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज जो हमने कही थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए सारी फैमिलीज को, उन सभी फैमिलीज को अभी तक 1 करोड़ का कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। मुझे कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो, जहां पर आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं वहां आप रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर एमपी एमएलए खरीद लेते हो। वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे। इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहाने ना बनाए। 1 करोड़ का कंपनसेशन सारी उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। तो ये जो डिमांड्स आपने दी थी उसके लिए डेडलाइंस कुछ सरकार से कुछ डिस्कस हुई थी कि? सरकार से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे। अगर वो नहीं करते तो हमें फिर से आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारी डिमांड्स मीट नहीं होती है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा अगर वापस से आप बैठते हैं? वापस से धरना दे देंगे। आपने एजुकेशन मिनिस्टर की बात की, नए एजुकेशन मिनिस्टर की, तो इस सरकार में कोई लगता है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री फिलहाल ले सकते हैं आपके हिसाब से? दिक्कत वही है कि मैंने जब वो वीडियो देखा जहां पर प्रहलाद जोशी बलात्कारियों का स्वागत करते हैं हारमाला डालकर, तो मेरे मन में भी आया इन लोगों के पास दूसरे लोग ही नहीं है, सारे इनके अंदर ऐसे ही भरे हुए, गुंडे ही भरे हुए या फिर बलात्कारियों का स्वागत करने वाले, सम्मान करने वाले ही भरे हुए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दिक्कत है, इनके पास ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है। क्या प्रधानमंत्री रख सकते हैं वो डिपार्टमेंट अपने पास खुद? प्रधानमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है कुछ 1-2 वो तो ठीक से चला ले। वो पहले प्रधानमंत्री को उसके लिए देश में रहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को खुद स्कूलों में घूमना पड़ेगा। उनके पास उतना समय है जब वो अपना आधा टाइम तो विदेश में बिताते हैं। अभिजीत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ, क्योंकि आपका प्रोटेस्ट में वाहवाही तो काफी हुई, जाहिर सी बात है कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कैबिनेट मंत्री। लेकिन कुछ गलत कारणों से भी प्रोटेस्ट काफी चर्चा में रहा। गलत कारण वो भी डिबेटेबल, जैसे मंत्रियों को या फिर प्रधानमंत्री को गालियां देना या फिर असामाजिक तत्वों का उसमें आ जाना, पुलिस की तरफ से लाठियां भाजना, स्टूडेंट्स को पीटना, इन सब चीजों पे आप क्या राय रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तो इसमें पहले दिन से मैं कहता आ रहा था, जब से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कि इस आंदोलन में बाहर से कुछ लोग भेजे जाएंगे, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे जो जानबूझकर ऐसी हरकत करेंगे जिससे प्रोटेस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जो जानबूझकर ऐसी कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए। फिर उन गुंडों की की हुई हरकतों को इस्तेमाल करके जो आरोप जो है वो सीजेपी के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता तो हम 1 महीना बैठे हुए थे, हम 1 महीने में नहीं कर पाते। ये हमने किया नहीं कहीं पर, क्योंकि हम पूरे शांतिपूर्ण लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। ये बाहर से भेजे गए हुए गुंडे थे जिन्होंने ये हरकत करी है, और इन गुंडों की प्लानिंग दिल्ली पुलिस के साथ हो रखी थी, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट साइट पर मुझे बिना चेकिंग के पुलिस जाने नहीं दे रही थी, वहां पर पुलिस अब बता रही कि 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे। तो ये 2100 जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे? पहली बात, किसकी गलती है, किसने इन्हें खुला छोड़ा? दूसरी बात, जंतर मंतर पर जहां पर मेरी बिना चेकिंग के एंट्री नहीं होती थी, वहां पर ये 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के कैसे आए? एएनआई की टीम आती थी, एएनआई की टीम के भी इक्विपमेंट चेक होते थे, उनकी टीम की भी चेकिंग होती थी। तो पुलिस ने इन क्रिमिनल्स को बिना चेकिंग के अंदर कैसे आने दिया, या चेकिंग के साथ अंदर आने दिया और बोला कि आप लोग जाओ अंदर माहौल खराब कर लो? तो इसमें पुलिस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसके उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप दिल्ली पुलिस पर। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 19 की रात को दिल्ली पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर के पीछे लगा रखा था, स्टेज के पीछे। अब पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा करने का रीजन क्या है?
उस ट्रक के बगल में दिल्ली पुलिस ऑलरेडी एक डैमेज्ड वैन खड़ी कर देती है। क्या रीजन है? आप मार्च के पहले 20 जुलाई को हमारा मार्च होना था, उसके ठीक पहले रात को आप एक पत्थरों से भरा ट्रक वहां पार्क करते हो दिल्ली पुलिस के लोग, और एक टूटी हुई वैन खड़ी करते हो, और अगले दिन न्यूज क्या आती है? पथराव हुआ, गाड़ी तोड़ी गई, जिसकी प्लानिंग दिल्ली पुलिस ने पहले से ही करके रखी थी। और जब मैंने ये वीडियो सुबह 20 की जुलाई को सुबह 5:30 बजे ये वीडियो ट्वीट करा था पत्थरों से भरा ट्रक का, तो दिल्ली पुलिस ने जैसे ये ट्वीट देखा मेरा, दिल्ली पुलिस ने हमारी टीम मेंबर्स को बुलाया और कहा कि अभिजीत ऐसे वीडियोस क्यों ट्वीट कर रहा है? ये ट्रक तो एमसीडी का है, ये तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसका जो बचा कुचा डेबरी है वो ट्रक में वो है, पत्थर कहां पर है? तो जिस ट्रक को पुलिस वाले एमसीडी कह रहे थे, अभी रिपोर्ट आ रही है कि वो ट्रक तो हिट एंड रन में पकड़ा गया है। तो पुलिस कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, और पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर पत्थर लाए, पूरी प्लानिंग के साथ टूटी हुई गाड़ी लाई, पूरी प्लानिंग के साथ उनने बाहर से जो गुंडे आए उनकी मदद की, कैसे इस आंदोलन को खराब किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल से एक दहशतगर्द भी पकड़ा गया है, जेएम का ऑपरेटिव बताया जा रहा है, और वो भी कोशिश में था कि इस प्रोटेस्ट में घुसे। तो ये इंटेलिजेंस का और पुलिस का फेलियर बनता है। ये पूरा उनका ही तो फेलियर है। ऐसा कैसे हो सकता है? होम मिनिस्टर अमित शाह के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनकी पुलिस बस तभी एक्टिव होती है जब 12 साल की लड़कियों के सर फोड़ने होते हैं? क्या उनकी पुलिस और इंटेलिजेंस आरएएफ सीआरपीएफ तभी एक्टिव हो सकती है जब लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनको पीटना, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां चलानी है? जहां पर बात गुंडों को रोकने की आती है, क्रिमिनल्स को रोकने की आती है, आप तो रोक नहीं पाए। आप खुद बता रहे हो कि 2100 क्रिमिनल्स जंतर मंतर पर आए थे। तो ये क्लियर अमित शाह का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, और मैं इसे फेलियर नहीं कहूंगा, ये प्लानिंग थी इन लोगों की। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये है अभिजीत भाई कि आप लगातार कह रहे हैं कि इस्तीफा हो गया, चीजें हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। तो अभिजीत दिक्के का एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो क्या है, उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने जेनजी दोस्तों को? मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। पहली चीज तो इस देश में आज जो एजुकेशन है वो अनअफोर्डेबल बन चुका है, और ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम बच्चों को अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी भेजते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में भी भेजते हैं, वहां पर 1-1, 1.5 लाख की फीस देनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है। उतनी माँ बाप की सैलरी नहीं होती है, उतनी उनकी सेविंग्स नहीं होती है जितनी उनको 1 साल की फीस भरनी पड़ रही है। तो वो माँ बाप कहां से देंगे? चलो ठीक है, जिनके माँ बाप आईटी कंपनीज में काम करते हैं वो शायद से एक बार को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 30-40 हजार महीने का कमा रहे हैं वो कहां से एक साल का 1 लाख भरेंगे? क्योंकि 30-40 हजार में से महीने का बचता कितना है? घर चलाना होता है, उसका खर्चा अलग से, तो महीने का 5-10 हजार बचेगा। सेविंग कितनी होगी साल भर में? जब इंसान की सेविंग ही नहीं हो रही है 1-1.5 लाख एक साल में, उसमें वो स्कूल फीस कहां से भरेगा? तो एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, ताकि आपकी इनकम कितनी भी हो आपके बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल की इस देश में लूट मचा रखी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट स्कूलों की फीस पर तो कैप लगाना ही चाहिए, लेकिन बस वो करके नहीं चलेगा, उसके साथ हमें सरकारी स्कूल अच्छे करने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों का पूरे देश में क्या हाल हो रखा है आज? सारे सरकारी स्कूलों में छत टपकती है, बेंचेस नहीं है, और कितने सारे स्कूलों में तो टीचर्स भी नहीं है। अभी राजस्थान की लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है टीचर्स के लिए कि टीचिंग स्टाफ नहीं है हमारे पास। तो सरकारी स्कूलों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नोटबंदी के बाद बड़े बड़े हेडक्वार्टर बना दिए, वैसे क्या ये बड़े बड़े सरकारी स्कूल नहीं बना सकते थे? सरकारी स्कूलों पर फोकस करना पड़ेगा, अपने हेडक्वार्टर सब बाद में बना लेना। देश का भविष्य सरकारी स्कूलों से आगे बढ़ेगा। और रिजर्वेशन पर मुझे ऐसा लगता है, रिजर्वेशन अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले, और जो लोग शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, यही तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए ना। कोई गाड़ी बंगला तो नहीं मांग रहे वो लोग, कोई गाड़ी बंगला तो नहीं दे रहे हम शिक्षा ही दे रहे, जिससे वो बच्चा, उसका परिवार, वो समाज अपलिफ्ट होगा। उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। और हम ये क्यों बोलते हैं कि रिजर्वेशन से सीट कम हो रही है? सरकार से बोलो ना सीटें बढ़ाए, सरकार से बोलो ना और कॉलेज बनाए, सरकार से बोलो ना और स्कूल बनाए। और जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? मैनेजमेंट कोटा के ऊपर क्यों नहीं बोलते? मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज में होता है, जहां पर पैसे देकर एडमिशन लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? वहां पर भी तो हक मारा जा रहा है। लेकिन जहां पर गरीबों को शिक्षा मिल रही है उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे विचार है इस पे। मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल की तरफ लेके चलता हूँ। अभिजीत जी, आप
आपने बताया कि आप एक प्रेशर ग्रुप बन के ही रहना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पास्ट में देखा है हमने कि किस तरह आंदोलन करने वाले पॉलिटिशियंस बन गए, पार्टियां बना दी, तो क्या सीजेपी का फ्यूचर क्या है? नहीं, अभी हमारा वैसा कोई ये इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इस देश में अभी पॉलिटिक्स का क्या हाल हो रखा है आपने देख ही रखा है। पार्टियां तोड़ी जा रही है ईडी सीबीआई भेजकर, इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शंस में वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोगों का तो भरोसा उठ चुका है एक तरीके से पॉलिटिक्स से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सुबह वोट किसी और को करते हैं, शाम को सरकार किसी और की बन जाती है। हम एमपी एमएलए किसी एक पार्टी का चुनते हैं, शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। तो जब इस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो जहां पर पूरा पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि लोगों का जैसा भरोसा उठता जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन खुद ना हो, और चाहे मीडिया क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इस देश को अब एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, प्रेशर ग्रुप की। बिल्कुल। तो आप प्रेशर ग्रुप बने रहे? जी बिल्कुल। तो जब आप प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं, तो क्यों जरूरत पड़ रही है प्रेशर ग्रुप की? क्या अपोजिशन वो काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं और हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें अपोजिशन भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट होता है जितनी सरकारें होती है। तो अभी का जो अपोजिशन वो नाकाम ठहर रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और खास करके डिस्कनेक्ट हुए युवाओं से। इसलिए आपने देखा होगा कि सीजेपी के साथ सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। और हमारे देश का अगर हम डेमोग्राफी देखने जाएंगे, तो हमारे देश में 60% लोग 35 की उम्र के नीचे आते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज वेरी यंग एंड अंडर द एज ऑफ 35, जिसको कोई भी पार्टी केटर नहीं कर रही है, जिनकी कोई भी बात कर नहीं रही है। और दूसरी एक चीज जो है बेरोजगारी, हमारे देश में जितने बेरोजगार है उसमें से 80% बेरोजगार उनके पास डिग्रीज है। 80% पीपल हैव फॉर्मल डिग्रीज, उसके बाद भी वो बेरोजगार है। तो आज के डेट में हमारे देश में तो डिग्री फायदा नहीं घाटा हो गई है। तो बच्चों को ये लग रहा है, लड़कों को ये लग रहा है, लड़कियों को ये लग रहा है कि यार डिग्री लेकर पढ़ाई लिखाई कर हमने गलती कर दी क्या, हमें तो जॉब्स ही नहीं मिल रही है। तो इन चीजों पर कोई भी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक पब्लिक मूवमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है। ये जो पब्लिक मूवमेंट चल ही रहा था आपका, तस्लीमा नसरीन है, उन्होंने आपके इस आंदोलन को, सीजेपी के आंदोलन को बांग्लादेश में 2024 में जो मूवमेंट हुआ उससे कंपेयर किया है। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि तस्लीमा नसरीन, क्या नाम है उनका? तस्लीमा नसरीन। मुझे लगता है जो पुलिस ने लाठियां चलाई, सर फोड़ा, पेलेट गन्स चलाई, टीयर गैस चलाए, वो विजुअल्स देखकर शायद से उनको बांग्लादेश की याद आई होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो ऐसा कहीं पर भी नहीं करा है। स्टूडेंट्स ने अपना सर फुड़वा लिया, अपना हाथ तुड़वा लिया, अपना पैर तुड़वा लिया है, और उसके बाद भी स्टूडेंट शांति से बैठे रहे। और स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया मीम्स और ह्यूमर के साथ। हमारे देश का जो युवा है, वो युवा ने ब्रूटैलिटी का रिस्पॉन्ड किया है मीम्स और ह्यूमर के साथ। झारखंड में भी कुछ बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे, उनसे बात हुई आपकी? उनकी मांगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई, और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं, और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। आरएसएस के एक नेता है, वो कहते हैं कि एंटी नेशनल है सीजेपी का जो पूरा चल रहा है। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, उस विचारधारा के लोग हमें एंटी नेशनल कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है। जो गांधी के हत्यारे है उनको कोई मॉरल राइट नहीं है किसी और को एंटी नेशनल कहने का। इस देश में सबसे पहला कोई एंटी नेशनल था तो वो नथुराम गोडसे था। उमर खालिद पे फिर क्या विचार है? मुझे लगता है उनकी हियरिंग तो होनी चाहिए, उनका ट्रायल तो होना चाहिए। ट्रायल नहीं हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लीगल जो प्रोसीडिंग है उसे ना रोका जाए, लीगल प्रोसीडिंग तो हो जानी चाहिए। मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल है, आप काफी चर्चा में हैं, तो पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं आपके ऊपर। रिसेंटली एक आरटीआई फाइल की गई है आपके एजुकेशन बताने के लिए, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे।